बॉलीवुड इंडस्ट्री 1910 से एग्जिट करती है और यह समय के साथ बढ़ती जा रही है। दादा साहेब फाल्के की 1913 की साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र से लेकर दरसरी ईरानी की 1931 की साउंड फिल्म आलम आरा तक और फिर 1937 की कलर फिल्म किसान कन्या जैसी फिल्में टाइम और जनरेशन के साथ प्रोग्रेस करती आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आज जो भी मैं बताने वाला हूँ ये सब बातें कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सब कुछ रियल आंकड़ों पर बेस्ड है और इन सभी की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म इंडस्ट्री है। ICRBME के अकॉर्डिंग बॉलीवुड इंडस्ट्री केवल क्रिएशन और इनोवेशन में आगे नहीं बढ़ी है, इसके साथ साथ 2000 से 2008 के बीच इसके रेवेन्यू में भी इंक्रीज किया है। एक साल में 150 फिल्मों से लेकर 1000 से भी ज्यादा फिल्मों का सफर तय किया है और हर साल यह प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है। सन 2000 तक इंडियन सिनेमा के रेवेन्यू की बात करें तो यह 1.3 बिलियन US$ तक पहुंच गया था और 2017 में इंडियन सिनेमा का टोटल रेवेन्यू देखें तो 14,200 करोड़ तक पहुंच गया था। बॉलीवुड ने इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के सोर्स का बहुत बड़ा सेक्टर है। ResearchGate.net के आर्टिकल के अनुसार अगर कोविड-19 के पहले 2019 की बात करें तो बॉलीवुड ने $2.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें 44% हिंदी और 13% का हिस्सा तमिल और तेलुगु फिल्मों का था। एक हिंदी मूवी का एवरेज कॉस्ट 200 से 250 मिलियन यानी कि 2.6 से 3.2 मिलियन डॉलर के आसपास होता है, जिसमें से ऑलमोस्ट मूवी बनाने का कॉस्ट भी हासिल नहीं कर पाती। केवल 40% मूवी ही अपने लगाए गए खर्चों को हासिल कर पाती है। इससे यह पता चलता है कि फिल्में बनाना कितना रिस्की बिजनेस है। अगर इतनी मूवीज बनने के बाद भी कुछ मूवी ही हिट होती है तो यहाँ कितना रिस्क है, और फिर भी हर साल ज्यादा से ज्यादा मूवीज बनती है। अगर यहाँ इतना ज्यादा रिस्क है मूवीज के फ्लॉप होने का, तो इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि इतना रिस्क होने के बाद भी मूवीज बनती जाती है? क्या आप जानते हैं कि जो मूवीज इंडिया में फ्लॉप होती है वो मूवी भी अच्छा खासा पैसा बना लेती है, यहाँ तक कि मूवीज रिलीज होने के पहले ही अपना पैसा छाप लेती है। इन सभी चीजों को समझने से पहले हम बॉलीवुड के बिजनेस की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि फिल्म कैसे बनती है, थिएटर में कैसे जाती है और यहाँ तक आने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरती है। साथ ही जानेंगे कि कमाई का हिस्सा कैसे बांटा जाता है। भारत में हर साल लगभग 1600 से 1800 मूवीज अलग अलग भाषाओं में बनती है। अगर बॉलीवुड की एक साल की कमाई देखें तो $402 मिलियन से भी ज्यादा है। LBSIM वर्किंग पेपर के अकॉर्डिंग इंडियन मूवी इंडस्ट्री की बात करें तो यह दूसरे देशों के मूवी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस करता है। अब हम बॉलीवुड के बिजनेस मॉडल को समझते हैं, लेकिन यह मॉडल जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर फिल्में कैसे बनाई जाती है। एक मूवी 4 फेजेज में बनती है और इन चारों फेजेज में पैसे की जरूरत होती है। पहला फेज होता है डेवलपमेंट, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी, डायलॉग ये सब डिसाइड किए जाते हैं। दूसरा फेज होता है प्री प्रोडक्शन का, जिसमें शूटिंग, लॉजिस्टिक, लोकेशन, टीम और हीरो हीरोइन डिसाइड किए जाते हैं। तीसरा फेज होता है प्रोडक्शन का, जिसमें मूवी की शूटिंग और एग्जीक्यूशन होता है। चौथा और आखिरी फेज होता है पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स और साउंड डिजाइनिंग की जाती है। अब इन चारों फेसेस में जो भी खर्चा आता है उसका पैसा प्रोड्यूसर को देना होता है। अब मूवी बनके तैयार हो चुकी है और इतना पैसा लगाने के बाद प्रोड्यूसर को जरूरत होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। अब जितने भी ऑल ओवर इंडिया की सिनेमा हॉल है उन तक मूवी पहुंचाने का काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। अब डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे कुछ सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनके अलग अलग जोन होते हैं। जैसे MP का जो सब डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके अंडर में MP की जितनी भी सिनेमा हॉल है वो आएगी, और जैसे मुंबई का सब डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके अंडर मुंबई की जितनी भी सिनेमा हॉल है वो आएगी। इस तरीके से पूरे इंडिया के सिनेमा हॉल में मूवीज पहुंचती है। अगर थोड़ी देर के लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर की बात हटा दे तो जैसे ही मूवी बनके कंप्लीट होती है डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच एक एग्रीमेंट होता है। प्रोड्यूसर खुद सिनेमा हॉल में जाके मूवी नहीं पहुंचाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को सिनेमा हॉल तक पहुंचाते हैं।
जब आप मूवी देखते हैं तो उसके स्टार्टिंग में कुछ नाम लिखे हुए आते हैं, जैसे कि यूटीवी मोशन, अल्ट्रा मीडिया, इरोस इंटरनेशनल, फोक्स स्टार स्टूडियो। ये सब डिस्ट्रीब्यूटर के नाम होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि एक मूवी जो 100 करोड़ की लागत से बनी है और जनरली प्रोड्यूसर उस मूवी को उसके लगभग दोगुना दाम यानी कि 200 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचकर गेम से आउट हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल्स में मूवी को बेचकर प्रॉफिट कमा लेता है। इसे कहते हैं एडवांस परचेस। दूसरा केस होता है एमजी रॉयल्टी, जिसे मिनिमम गारंटी रॉयल्टी कहते हैं। इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से मूवी खरीद लेता है और एक सर्टेन प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने पे उसको कुछ पोर्शन प्रोड्यूसर को देना होता है। अगर फिल्में एमजी यानी कि मिनिमम गारंटी पर बिकती है तो ही डिस्ट्रीब्यूटर को फ्लो फिल्मों का नुकसान उठाना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि वो रकम जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को फिल्म रिलीज होने से पहले देता है, इसके बाद अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो भी तय की गई रकम का भुगतान डिस्ट्रीब्यूटर को ही देना पड़ता है। इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए अच्छे खासे नॉलेज की जरूरत होती है, जिससे कि मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बढ़ाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होता है। देखिए, जिस थिएटर में मूवी को देखते हैं उसे बॉक्स ऑफिस कहते हैं और जो मूवी की टिकट से जो पैसा कलेक्ट होता है उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहते हैं। एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर कोई भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस से सक्सेस बनाना है तो उसे मास और क्लास दोनों के ऑडियंस को पूरा करना होगा। देखा जाए तो जो मास फिल्म होती है ये सभी को आकर्षित करती है, जैसे दबंग, हाउसफुल, शोले मूवी। ये यूं कहे कि ऐसी मूवी जिन्हें हर व्यक्ति देखना पसंद करता है, जो किसी स्पेसिफिक टाइप के टॉपिक पर बनती है, जिसकी ऑडियंस बहुत स्मॉल होती है। क्लास फिल्मों की बात करें तो इन्हें स्मॉल प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से इनकी रीच मास फिल्मों के जैसे नहीं हो पाती। मास फिल्में लगभग सभी ऑडियंस के लिए होती है, जिनके पास अच्छे सॉन्ग्स और डायलॉग होते हैं। राजकुमार हिरानी एक टैलेंटेड डायरेक्टर है। उन्होंने 3 इडियट्स, मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई जैसे अट्रैक्टिव मूवीज बनाई, जो ज्यादातर इंडियन एजुकेशन और यूथ के ऊपर मूवीज बनाते हैं, जो मास और क्लास दोनों के ऑडियंस को कवर करती है, जिसकी वजह से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस में हमेशा हिट होती है। किसी फिल्म का फ्यूचर उसकी कास्ट और उसकी पब्लिसिटी पर डिपेंड करता है। अगर फिल्म में एक्टिंग करने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेस सुपरस्टार हो और इसके साथ ही मूवी भी किसी अच्छे डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है और फिर इसका प्रमोशन हो, तो सभी लोग उस मूवी पर आसानी से ध्यान देंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिल्म के परफॉर्मेंस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि प्रोडक्शन ओवरहेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन फिर भी कोई प्रोड्यूसर इनका अनुमान नहीं लगा सकता कि फिल्म बनने के अलावा कितना खर्चा आएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड यानी कि प्रमोशन कास्ट, रिलीज कॉस्ट, जीएसटी, फिल्म का एंटरटेनमेंट टैक्स, थिएटर का किराया आदि ऐसे खर्चे होते हैं जो अक्सर प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा भी फिल्मों में लगते हैं। माना कि किसी टिकट की कीमत 100 रुपए है तो उसमें से 18 रुपए जीएसटी के लिए, 10 रुपए सर्विस चार्ज और बाकी के 72 रुपए हैं। इसमें से कुछ हिस्सा थिएटर के ओनर को जाता है, इसलिए 72 रुपए प्रति टिकट है। ये कोई फिक्स्ड इनकम या नेट प्रॉफिट नहीं है। अगर पूरे भारत की बात करें तो थिएटर ओनर और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के बीच कितना पैसा शेयर करना है ये सब फिक्स्ड होता है। फर्स्ट वीक के टिकट का 50% का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है और बाकी का 50% थिएटर ओनर को जाता है। फिर अगले दूसरे और तीसरे वीक में 45% डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर फोर्थ वीक में 40%। इस तरीके से चलता रहता है। देखो, जो मूवी सबसे पहले वीक में जितनी ज्यादा चलती है, यानी कि जितने ज्यादा लोग देखने आते हैं, उतना ही ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करती है। इसलिए अगर कोई मूवी किसी थिएटर में ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं करती तो वह मूवी उतनी कमाई नहीं कर पाएगी जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग करने वाली मूवी करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर मूवीज शुक्रवार को रिलीज होती है ताकि तीनों दिनों तक ज्यादा से ज्यादा टिकट सेल हो सके। वहीं किसी दूसरे दिन रिलीज होने वाली मूवीज की टिकट सेलिंग कम होने की वजह से मूवी की पब्लिसिटी खराब होती है। वहीं ज्यादा टिकट बिक्री होने वाली फिल्मों को कम टिकट बिक्री होने वाली मूवीज की तुलना में ज्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल बनाती है। एक डिस्ट्रीब्यूटर हर एक फिल्म को अपने नॉलेज और पिछले हिट फिल्मों के आधार पर जज करता है ताकि उसकी खरीदी हुई मूवी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। इसलिए वो उसी मूवी को खरीदने की कोशिश करता है जिस मूवी में अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्ट और बैनर हो, ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट का ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। डिस्ट्रीब्यूटर एक छोटे बजट की मूवी के बजाय ज्यादा बजट की मूवी को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि एक छोटे बजट की मूवी को खरीदने से उसे थोड़ा ही मुनाफा होगा या बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी मूवी के राइट्स खरीदता है तो उसे कम से कम 1 हफ्ते तक थिएटर में मूवी चलानी ही पड़ती है और फिर ऑडियंस के रिस्पॉन्स के आधार पर तय कर सकता है कि अगली मूवी थिएटर में कब देना है। इसलिए यह पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर पर निर्भर करती है कि वह वही फिल्म चलाए या फिर कोई नई फिल्म। अब जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की कमाई की गणना कैसे होती है। देखो, इंडिया में
दो तरह के थिएटर होते हैं, सिंगल स्क्रीन एंड मल्टीप्लेक्स। डिस्ट्रीब्यूटर को वीकली बेसिस पर थिएटर में पैसा मिलता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के नुकसान और भरपाई का हिसाब कैसे लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा और नुकसान फिल्म के खरीदने का खर्च और डिस्ट्रीब्यूटर के खर्चे पर डिपेंड करता है। अब चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक मल्टीप्लेक्स में एक टिकट की कीमत 200 रुपए है और पूरे वीक में कुल 100 लोगों ने फिल्म देखी और फिल्म के 100 शो थिएटर में चले। इस हिसाब से पूरे वीक का कलेक्शन 200 इंटू 100 इंटू 100 इजिकल टू 20 लाख। इसके बाद अगर एंटरटेनमेंट टैक्स काट लिया जाए जो कि 30% के हिसाब से 6 लाख रुपए होते हैं, तो थिएटर मालिक के पास बची हुई रकम 14 लाख रुपए होगी। एग्रीमेंट के अनुसार थिएटर मालिक डिस्ट्रीब्यूटर को 50% हिस्सा देगा, यानी कि 7 लाख रुपए देगा। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर को पहले वीक में 7 लाख रुपए की कमाई हुई। दूसरे वीक का कुल कलेक्शन 200 इंटू 80 इंटू 100 यानी कि 16 लाख। इंटरटेनमेंट टैक्स काटने के बाद थिएटर मालिक के पास कमाई का कुल हिस्सा 16 लाख माइनस 4,80,000 बराबर 11,20,000। दूसरे वीक में डिस्ट्रीब्यूटर का कुल हिस्सा 11,20,000 का 42% 4,70,400। तीसरे वीक में डिस्ट्रीब्यूटर का कुल हिस्सा 4,70,400 का 30% होगा। इसी तरह वितरण की नीति सिंगल स्क्रीन पर भी लागू होती है, पर डिस्ट्रीब्यूटर को कुल कमाई का 70 से 80% हिस्सा दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड, मार्केटिंग बजट, स्टेक होल्डर शेयर, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूटर रिस्क। किसी फिल्म में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस एक एक्टर का होता है, क्योंकि वह राइटर और डायरेक्टर के इमेजिनेशन को परफॉर्म करता है। जैसे कि मकबूल जैसी फिल्म में अगर पंकज कपूर ना होते तो फिल्म अधूरी रह जाती। प्रोडक्शन हाउसेस एक्सपर्ट का कहना है कि फिल्म का बैनर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की स्क्रीनिंग और इसकी सफलता का एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। सिनेमा स्क्रीन पर आना डिस्ट्रीब्यूटर की चेन पर डिपेंड करता है, जैसे कि यश राज और रेड चिलीज की एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर चेन है, और अगर कोई फिल्म बड़े बैनर की है तो उसके ज्यादा चांसेस है कि बहुत सारे व्यूअर्स देखेंगे। researchgate.net के पब्लिकेशन के आर्टिकल के अनुसार 2018 में थग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई, जो कि एक हिंदी की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा और यश राज ने प्रोड्यूस किया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बड़े बैनर की मूवी होने के बाद भी इतनी हिट नहीं हुई जितना होना चाहिए था। लेकिन बड़े बैनर की वजह से मात्र 3 से 4 दिनों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा वापस आ गया था, और वहीं अगर यह किसी छोटे डिस्ट्रीब्यूटर चेन से रिलीज होती तो शायद इतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि इंडियन मूवी सिर्फ इंडिया में पैसा कमाती है, यह दूसरे देशों से भी पैसा कमाती है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बाद चीन दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट होने के बाद भी चाइना उसके कोटा के सिस्टम के अकॉर्डिंग 34 फॉरेन फिल्मों को रिलीज होने की अनुमति देता है, जिसमें इंडिया की 2 कम से कम मूवी शामिल है। हालांकि कुछ सालों में चीन बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा ओवरसीज मार्केट बन गया है। जैसे चीन में 2015 की फिल्म बजरंगी भाईजान ने $46 मिलियन के आसपास, 2016 में दंगल ने $196 मिलियन के आसपास और 2017 की सीक्रेट सुपरस्टार ने $124 मिलियन के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया था। चीन के मूवी टिकटिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार 2018 में टोटल 10 इंडियन मूवीज रिलीज हुई थी, जबकि 2017 में 5 और 2016 में सिर्फ 2 मूवीज रिलीज हुई थी। इसके अलावा चीन के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट्स जैसे यूकू और IQIE पर इंडियन पॉपुलर फिल्म का अलग से सेक्शन बनाया गया है, जिसका मतलब है कि बॉलीवुड पिछले कुछ सालों में चीन में भी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इंडियन फिल्मों ने चाइना में धूम मचाई हो। 1980 से चीनी लोगों द्वारा इंडियन मूवीज को पसंद किया जाता था। इसके बाद ही 2013 में धूम 3, 2017 में टॉयलेट और 2018 में पैडमैन जैसी बॉलीवुड फिल्में चीन में रिलीज हुई। चीन में आमिर खान को सबसे बड़ा एक्टर माना जाता है। उनकी फिल्म दंगल भारत के बाहर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज बन गई है, जिसने चीन में अकेले लगभग 196 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल कमाई की थी, जिसने 2014 में आई मूवी पीके के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब जानते हैं ऐसे और कौन कौन से तरीके हैं जिससे बॉलीवुड इंडस्ट्री पैसे कमाती है। म्यूजिक राइट, फिल्म के म्यूजिक से भी शानदार कमाई की जाती है। बड़े बजट की फिल्मों के लिए अलग अलग म्यूजिक कंपनियां लाइन में खड़ी रहती है। जो कंपनी गानों के लिए प्रोड्यूसर को ज्यादा पैसा ऑफर करती है, उसे ही फिल्म के सॉन्ग्स और कंपोजिशन राइट्स दिए जाते हैं। गानों के जितने ज्यादा व्यूज आते हैं, म्यूजिक कंपनी को उतना ज्यादा फायदा होता है। रीमेक राइट्स का मतलब यह होता है कि आमतौर पर जो साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों के रीमेक राइट्स हिंदी फिल्मों के निर्माता को बेचे जाते हैं। स्पॉन्सर के जरिए भी फिल्म की कमाई कर सकते हैं। स्पॉन्सर वो लोग होते हैं जो फिल्म में अपना प्रमोशन
प्रमोशन करने के लिए पैसा लगाते हैं। प्रोड्यूसर और स्पॉन्सर के बीच एक डील होती है। कई बार आपने देखा होगा कि फिल्म के बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, वो स्पॉन्सर के प्रमोशन का पार्ट होता है। इस प्रोसेस से फिल्म को लाखों करोड़ों का फायदा होता है। प्री बुकिंग, अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 ने प्री बुकिंग से करोड़ों की कमाई कर ली थी। दरअसल बड़े स्टार कास्ट की फिल्मों के लिए कई दिन पहले ही थिएटर्स में प्री बुकिंग शुरू हो जाती है। बॉलीवुड में सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे स्टार्स की फिल्मों की प्री बुकिंग सबसे ज्यादा होती है। बड़े स्टार कास्ट की फिल्मों को लेकर बड़ा क्रेज होता है, जिसकी वजह से प्री बुकिंग से लाखों का फायदा होता है। जब फिल्में एग्रीमेंट में तय की कीमत से ज्यादा कमाई कर लेती है तो उस कीमत को ओवरफ्लो कहते हैं। जैसे कि फिल्म RRR ने रिलीज होने के पहले ही करीब 500 करोड़ की कमाई कर ली थी और फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 1100 करोड़ रुपए का था। इस ओवरफ्लो की कुछ कमाई का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर को जाता है। कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी प्रोड्यूसर को होगी, ये सब एग्रीमेंट में पहले ही तय किया जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि फिल्म इंडस्ट्री पैसे कैसे कमाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस तरीके का वीडियो चाहते हैं।